सभी प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। ठीक है, ये वैसे टॉपिक मैंने आपको इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एलिमेंट्स वाले में। लेकिन यहाँ से हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई एक एलिमेंट दिया हो और हमसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा हो कि आप इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करें, तो हम इनको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सो मूव ऑन टू आवर टॉपिक डिटेल। नंबर फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर जो होता है हमारे पास वो रिप्रेजेंट करता है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एक एटम में। ठीक है, ये हमारे पास एक एटम है। ठीक है, इसके आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, दरमियान में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स होते हैं बेयरिंग नोट चार्ज। ठीक है, हमारे पास अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट किस करते हैं, सिंबल से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल जी से। सिंबल जी रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है कि मैथ नंबर क्या होता है। मैथ नंबर जो होता है वो होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इन एन एटम, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल ए से। इसे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ए से मैथ नंबर और ए से एटॉमिक नंबर नहीं। ए सिंबल जो है वो मैथ नंबर को शो करेगा और जी सिंबल जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर को शो करेगा। अब हमें एग्जाम्पल सीखते हैं, इसकी। फॉर एग्जाम्पल, जो हाइड्रोजन है उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, वन प्रोटॉन। ठीक है, सो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा Z इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे हमारे पास आता है कार्बन। कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 6। देन ऑक्सीजन है हमारे पास। ऑक्सीजन के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 8, तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ 8। देन मैथ नंबर हमने पढ़ा है, मैथ नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू जी प्लस एन। ए क्या है हमारे पास, मैथ नंबर। जी क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर, और एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसी फॉर्मूला को हम आगे पीछे करके नंबर ऑफ मैथ नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन कार्बन को हम ऐसे लिखते हैं C12 और 6 हमारे पास क्या है, Z एटॉमिक नंबर, और 12 क्या है, मैथ नंबर। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर क्या फाइंड करना है, इसके अंदर हम सपोज हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो A इज इक्वल टू Z प्लस एन। ठीक है, 12 क्या है हमारे पास, ये है इसका मैथ नंबर 12, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 प्लस एन। इसको यहाँ पर ले जाएंगे, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू एन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं कार्बन में, 6। ठीक है, एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। एक एटम है जिसके पास मैथ नंबर है 238, जबकि एटॉमिक नंबर है 92। अब हमने फाइंड करना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर। हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास, Z मतलब के 92।
और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, फॉर्मूला हमारे पास है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू ए माइनस सी। ए माइनस सी, ए क्या है हमारे पास, ये हमारे पास होता है मैथ्स नंबर, और जी क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर। मैथ्स नंबर कितना है 238 माइनस एटॉमिक नंबर 92, सो द आंसर इज 146। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास पहले पढ़ते हैं। एक एलिमेंट का जो एटम होता है ना, वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है ना, उसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं इतनी आसानी से। प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसका वेट कर सकें या फिर उसका मास डिटरमिन कर सकें, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट या कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप की हैं जिसकी वजह से हम उनको डिस्कवर कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने किसी भी एटम का फाइंड करने के लिए एटॉमिक मास, एक रिलेटिव एटॉमिक मास की टेक्निक फाइंड आउट की है। उसके हिसाब से ये एक रेशो होती है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट की। इसके अंदर जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो एलिमेंट का, एक एलिमेंट का वो क्या होता है, वो एक एवरेज मास होता है। एवरेज मास ऑफ एटम्स होते हैं कि मतलब कि एक एलिमेंट का वो एक एवरेज मास होता है जिसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, 1/12 ऑफ द कार्बन मास। रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास कोई मास है एक एटम का, एक एलिमेंट का एवरेज मास, जो कि हम कंपेयर करते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन के साथ। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, हम इसको कार्बन के साथ कंपेयर नहीं करते, हम इसको कार्बन 12 आइसोटोप के साथ मेजर करते हैं। वाई, आइसोटोप बेसिकली होता क्या है, समझे पहले आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके पास डिफरेंट मास नंबर होता है। मास नंबर मतलब कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर मतलब कि इसका हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास सेम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, लेकिन हम सिर्फ इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन 12 के साथ क्यों करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये सबसे ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में अर्थ में प्रेजेंट होता है, और नंबर 3 बात, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, जो कि होते हैं 6, ठीक है। इसकी वजह से हम इसके साथ कंपेयर करते हैं किसी भी एटम का एवरेज मास। अब हर एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए उसका यूनिट भी होता है। सेम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है 1/12 मास ऑफ एन ऑफ कार्बन 12। कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट 1/12 मतलब कि एक कार्बन एटम का 1/12 हिस्सा होता है ऑफ एन वन एटम, एक एटम का। सपोज 1 AMU जो होता है हमारे पास, अगर हम इसको ग्राम्स में करें, 1 AMU एटॉमिक मास को ये होता है इक्वल 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अब हमें पता है कि इन्होंने साइंटिस्ट ने मास ऑफ प्रोटॉन फाइंड किया हुआ है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है हमारे पास वो 1.0073 AMU के बराबर होता है। हमने अभी पढ़ा, अब अगर हमें कहे कि कोई इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा कि जो 1 AMU होता है वो ग्राम्स में किसके बराबर होता है, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24।
आप कहेंगे मैस ऑफ प्रोटॉन को आप ये AMU में है, इसको आप ग्राम्स में करो, तो हम जो मैस ऑफ प्रोटॉन है 1.0073 को इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.672 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमारे पास है मैस ऑफ प्रोटॉन इन ग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। पहले लेक्चर्स में जब मैं आपको बता रही थी कि सपोज ये एक NaCl है, ये मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये केमिकल फॉर्मूला, ये आयनिक फॉर्मूला, ठीक है, आयनिक फॉर्मूला है, ठीक है, एक कंपाउंड का, ठीक है, NaCl लिख रही थी, मैं शुगर का लिख रही थी C12H22O11, ठीक है, मैं वाटर का लिख रही थी H2O, मैं कैल्शियम कार्बोनेट का लिख रही थी CaCO3। द क्वेश्चन इज कि इन फॉर्मूलाज को मैं लिख कैसे रही हूँ, क्या मैंने याद किए हुए हैं, क्या इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं, इनका एक पूरा प्रोसीजर है जो कि अब हम सीखेंगे। सबसे पहली बात कि हम ये लिखते क्यों हैं, क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंट करता है एक नेम ऑफ कंपाउंड को। ठीक है, ये भी हमें ये भी बताता है कि एक एलिमेंट कौन से प्रेजेंट हैं एक कंपाउंड में। कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट से मिलकर बनता है ना, एच हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ये केमिकल फॉर्मूला हमें बता रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। उसके अलावा ये हमें बता रहा है कि कंपाउंड में इनकी रेशो क्या है, 2:1, 2 हाइड्रोजन है और 1 वाटर है। ठीक है, उसके अलावा ये हमें बताता है सॉरी कि H2O जो है हमारे पास, ये फॉर्मूला यूनिट है, एक कोवलेंट कंपाउंड है एक। ठीक है, ये एक कंपाउंड का। अब हम सीखेंगे कि इसको हम करते कैसे हैं। जब मैंने लिखा था NaCl, ठीक है, मैंने NaCl किस बेस पर लिखा, मैं बताती हूँ कि मैंने किस बेस पर लिखा। सबसे पहली बात कि हर एक जो हम एलिमेंट लिख रहे हैं इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, जिसको हमने पढ़ा था, इसको हम कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, कुछ के ऊपर पॉजिटिव होता है और कुछ के ऊपर नेगेटिव होता है। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता होगा वो हम फर्स्ट पे लिखेंगे और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो हम सेकंड पे लिखेंगे। मैंने क्यों लिखा इसको NaCl को, क्योंकि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हमने Na को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, पहले लिखना है, और Cl को सेकंड पे लिखना है। ठीक है, दूसरी बात कि जब हमने इनकी वैलेंसी लिखनी है तो वैलेंसी हमने कैसे लिखनी है, वैलेंसी हमने इनके राइट टॉप कॉर्नर पे लिखनी है, यहाँ पर +1 और -1, यहाँ नहीं लिखनी, सॉरी ऐसे है ना, Na + Cl-, यहाँ नहीं लिखनी, यहाँ नहीं लिखनी, यहाँ नहीं लिखनी, यहाँ नहीं लिखनी, यहाँ पर लिखनी है राइट टॉप कॉर्नर पर। नाउ कि अगर हमने इनकी वैलेंसी लिखी है तो हम इनको अब बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड। फॉर एग्जांपल मैं NaCl को ऐसे लिख रही थी, मैं कोई पर वैलेंसी नहीं डाल रही थी, इस पॉजिटिव वैलेंसी को हमने एक्सचेंज करना है, ये इसके पास जाएगी और ये इसके पास जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहाँ पर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। Na पॉजिटिव से मुराद क्या है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CaCl2, ये कैसे आया हमारे पास, क्लोरीन के पास 2 की वैलेंसी कैसे आई है, क्लोरीन की 2 की वैलेंसी कैल्शियम से आई है। कैसे, कैल्शियम जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, जबकि हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्लोरीन जो होता है वो हमेशा स्ट्राइव करता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये हमेशा कोशिश करता है कि अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट करे। इस सूरत के अंदर ये हमेशा नेगेटिव शो करता है, सिंगल नेगेटिव। अब जब इनको क्रॉस कर देंगे तो ये वैलेंसी ऑपोजिट हो जाएगी और ये लिखा जाएगा CaCl2. Okay, now the question is next
कि अगर वैलेंसीज इनकी सेम हो तो फिर क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl माइनस में ये क्यों नहीं लिख रही इधर पॉजिटिव और Cl, क्योंकि ये वैलेंसीज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, Ca2 प्लस O2 माइनस। यहाँ पर ऑक्सीजन, कुछ बच्चे पूछेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 माइनस क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अपनी फ्री स्टेट में नहीं है, यहाँ पर ये कंबाइंड फॉर्म में है। ठीक है, जब हम इनको एक्सचेंज करेंगे, O2 माइनस यहाँ पर आ गया, कैल्शियम यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2, तो हमारे पास इसका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारे पास इसका केमिकल फॉर्मूला रिमेनिंग बच गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन हुआ इनका, फॉर एग्जांपल हमारे पास है SO4 2 माइनस या फिर PO4 3 माइनस। ठीक है, ये जो वैलेंसी है ना 3 माइनस, ये पूरे एटम को शो कर रही है, कॉम्बिनेशन को। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वही मेथड होगा कि पहले हम पॉजिटिव को लिखेंगे, प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हम नेगेटिव को प्रायोरिटी देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैल्शियम का फॉर्मूला है Ca3PO4 2। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। देखें ये कैल्शियम के पास ये 3 कैसे आया है, क्योंकि ये PO4 3 के पास था। ठीक है, कैसे, Ca3PO4 2। ठीक है, PO4 2 ये था Ca2 प्लस। कैल्शियम हमेशा कोशिश करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने 2 दे, और फॉस्फेट ग्रुप कोशिश करता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले। इस वजह से नेगेटिव थी। जब हमने इनको क्रॉस एक्सचेंज किया तो ये हमारे पास वैलेंसी जो थी वो इंटरचेंज हो गई। ठीक है, होप सो आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। अब हम बुक से समझते हैं कि बच्चों, मैंने कहा कि आपको बुक से भी बता दूं कि हमने क्या कवर किया। आज हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिस्कस किया है। सॉरी, द एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। सिंबल हमारे पास इसका जी होता है। नेक्स्ट मूव ऑन टू हमारे पास कि ये कैसे, हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है हमारे पास, तो इसको जी इज इक्वल टू 1। सल्फर के पास हमारे पास 16 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसको एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16। आगे हमारे पास है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स। इसको सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और फॉर्मूला हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ए इज इक्वल टू जी प्लस। ये तो आपकी हायर स्टडीज़ में जाके फर्स्ट या सेकंड में भी बहुत यूज़ होना है फॉर्मूला, तो उसको अच्छी तरह जहन में बैठा लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे बताइए कैसे हम इसको सम अप कर सकते हैं। देन ये टेबल आपको अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से पेपर के अंदर आपको वो एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं कि मैग्नीशियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, उसका मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये सब कुछ टेबल अच्छी तरह आपने कॉन्सेप्ट के साथ तैयार करना है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, तो आपको अगर नहीं समझ आए तो आप दोबारा से वीडियो रिप्ले करके देख लें। ठीक है, देन हमारे पास हमने एग्जाम्पल सॉल्व की है। ये हमारे पास A इज इक्वल 23, जी इज इक्वल 92। ये हमारे पास यूरेनियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, यूरेनियम की हमारे पास ये एग्जाम्पल है। यूरेनियम का होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर इतना और मास नंबर इतना। ठीक है, देन हमारे पास आता है रिलेटिव एटॉमिक और एटॉमिक मास यूनिट। भी हमने कवर किया कि हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास होता है हमारे पास, उसको कंपेयर करते हैं 1/12 ऑफ द कार्बन के साथ। क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड होता है। उसके अलावा हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक मास यूनिट 1.66 इसके बराबर होता है ग्राम्स के अंदर। और अगर कोई आपसे कहे कि आप इसको मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन या किसी भी मास ऑफ किसी भी एलिमेंट का मास हो, तो उसको आपने ग्राम्स में करना है, तो AMU में करके सबसे पहले तो हम उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देन कहते हैं हाउ मेनी AMU 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है। इसको हम नेक्स्ट आके कवर करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के अंदर, लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ कि एक AMU ग्राम के अंदर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, इज एटॉमिक मास यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ एटॉमिक मास? नो, इट इज अ नॉन SI यूनिट और अनआइडेंटिफाइड यूनिट। ठीक है, व्हाट इज रेशियो बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास? ये आपको पता है, मैंने बता चुकी हूँ क्या इनमें डिफरेंस है। और डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन ऊपर गिवन है। आगे वाई एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि ये हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आता है राइट अ केमिकल फॉर्मूला। कैसे लिखना है हमारे पास बता दिए कि सिंबल कैसे आपने ऑर्डर में उसको वो देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है, कैसे पॉजिटिव फर्स्ट आएगा फिर नेगेटिव आएगा।
देन वैलेंसी का आपको बताया, उसके बाद मैंने सिग्निफिकेंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके 5 के। डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूला हम क्यों लिखते हैं कि इन 5 पॉइंट्स को अपने अच्छी तरह फिंगर टिप्स पे आपके होने चाहिए कि हम वजह क्या है कि हम क्यों लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला। उसके अलावा हमारे पास ये NaCl का क्रॉस एक्सचेंज का ये भी मैंने आपको बता दिया है। देन बताया कि हमारे पास अगर वैलेंसी सेम होगी तो हमारे पास नोट रिटर्न ये लिखी नहीं जाएंगी, लेकिन ऑपोजिट होंगी तो हमारे पास वो लिखी जाएंगी। और उसके अलावा अगर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन कंपाउंड्स हो, हमारे पास ये बड़े वाले कंपाउंड्स हो, तो हमारे पास इनकी हमने कैसे सेम मेथड होगा, लेकिन ये हमारे पास पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है हमारे पास। और बच्चों आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और बाकायदगी से पढ़ें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।